भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो वह अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आपसे बात कर रहे थे, दो सवाल हमारी साथियों ने मुझे दिए हैं जिसका जवाब आप मुझे दे दें तो मैं बिल्कुल दूंगा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया क्या? तो बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको बस बता रहा हूं, आप लोग जान आपके काम आए, आगे बढ़ने का मौका देगा आपको ये। मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के एक संदेश से करना चाहता हूं और वो संदेश आगरा की पवित्र धरती पे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अत्याचार, अपमान को सहकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, परेशान रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं अपने जब चारों ओर देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर 56 में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 56 में। और किनके बीच में कह रहे हैं? ये बात बाबा साहब अपने अनुयायियों को भी कह रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ समाज को नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों, अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं। वो उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि आज मुझे मेरे चारों ओर कोई एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी बंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यानी कि जो साथी उस समय काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इसको आगे बढ़ा दें। वो कहते अगर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो मैं भी चैन से मर सकूं। वो इस देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उठो, जागो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना है तो समाज के लिए जियो। आज भी आदमी कोई तो कर रही है। आज अगर पूरे देश में कोई अन्याय होगा तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता बताओ? भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके सरकार से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं, ये मंच की ताकत नहीं, ये ताकत है उस कोने में वहां सामने बैठे कार्यकर्ता की जो न दिन देखता, न रात देखता, न सुबह देखता, न शाम देखता,
फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो भी सरकार के पास नहीं। इसी क्रम में यहाँ सीएचए के भाई बहन भी आए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अगर ठीक करने का काम निभाने के लोग करें। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा। जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये समय परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को, वहां के एक साथी को पुराने आज जो हमारे बीच में ये, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के, रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीढ़ के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है, जब न्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में। आप सब लोग यहाँ उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप बताओ, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है या उनको डिटेन किया जाता है या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है। बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी, ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता इससे तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किससे नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी। क्या हम नहीं जानते कि भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं? लेकिन भीम आर्मी तब तक कमजोर हो नहीं होगी, भीम आर्मी तब तक जो है टूटेगी नहीं जब तक इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं कर देगा। लेकिन इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद कर देगा, नेताओं की क्या हैसियत है? नेता से कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, समाज से नेता होता है। मैंने बहुत सोचा, मैंने इस मंच पे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, हमारे सब भी उपस्थित हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनका राजनीतियों का धर्म नहीं चलता, जिनका राज होता है उनका धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार में छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत सरकार बुद्धिज्म आज राजनीति क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज, और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाह का हाथ एक जैसा होता है।
उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, भारत में भी होगा, आप देख लेना। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होता मेरे साथियों, क्योंकि अभी हम जातियों में बैठे हुए हैं। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अल्पदिनों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और मुझे अल्पदिन बनाओ भी मत, मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है, और इस देश में 85 लाख करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको 70 साल से मौका दिया, सारी सरकारें उनकी बनी, स्टेट की और सेंटर की। आज भी हमारे लोग आंसू आंसू के लिए मजबूर, रोटी रोटी के लिए मजबूर, कपड़े मकान के लिए मजबूर है, और इन्हीं बात पे हमारी वोट ली जाती है कि आपको ना अनाज दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, तेल दे देंगे, दाल दे देंगे, हमें वोट दे देंगे। मैं ये बहुत गहराई से भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इस देश में 50 से 55% लोग वोट करते हैं, यानी कि 45% लोग वोट नहीं करते। हमारी तो आबादी का 81% है, तो ये 45% लोग अपने मतलब जो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो आज तक वोट के प्रति जागरूक हुए नहीं। उनको लगता है कि एक दिन छुट्टी का, उस दिन छुट्टी मनानी, बाद में रोते रहते हैं पूरे 5 साल कि साहब हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं। जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं बिगड़ती। इसका उदाहरण यहाँ CHA के बच्चे बैठे हैं, इसका उदाहरण उत्तर जहाँ शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे मिले, पैसे मिले, लेकिन सरकार में दया नहीं है, क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है। ये हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का, उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए, और मैं अपने राजस्थान के प्रभारी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी समाज पर, ये कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से सरकार सत्ता में आई, फिर वो अपमान बरकरार रहेगा, जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया है, उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, जब तक हम लोग कटराई नहीं थे, तब तक हम लोग कराओ भीड़ होती है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला, कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस में पूरी भीम आर्मी, मैं इनकी तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पर बोल रहा हूं, कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई, कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो। मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने मेरे भाइयों ने, भाई विनय दत्त सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करें। और 2 दिन और आज का दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा, जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है, वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, वही लोग आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया, कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा,
एक पैमाना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि उस भीड़ में से घटा करती भी कोई देश की आगे संगठन का रास्ता है। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं, और अभी तक कहीं जाने वाला नहीं, याद रखना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना, अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना, अभी तो शुरू हुआ। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर्स ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को ग्राउंड तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज्य व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में दो तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था में कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार है। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप उससे कहो भाई मैं भी आपके राजमिस्त्री के रूप में, समझते कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ वही। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जब समाज इसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथी कहना पड़ा था कि डब्बों की तरफ देख लो, ये बड़ा दुखद है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बड़ा भी बनाया बैठा है, मेरा उसको भी संदेश जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए, आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलकर जो है देश में हम लोग राज्य व्यवस्था कायम करेंगे। अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी, अगर नींव दिखने अधिकारी वर्ग में उनसे बात कर रहा हूं। आपको दूंगा टारगेट, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकें। एक एक करके हमारे सारे अधिकार वापस जो है छीन के और मनुस्मृति को देश में लागू करने का जो है मन बना रखा है। और वो लोग इस बात को, उनके धार्मिक गुरु, उनके सामाजिक लोग, वो लोग इस बात को कहते भी रहते। इसलिए क्योंकि गुलामी नहीं सहनी है, इसलिए एक आर्मी की जिम्मेदारी बनती है जो तीन आर्मी को काम दिया गया है वो उस काम को करें, और वो काम कैडर के माध्यम से हम लोग बता दे रहे हैं। आप टारगेट सुन लीजिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी प्रदेश में, और कार्यकर्ता साथी नोट कर लें। इन टारगेट को पूरा करना है 2021 से 2022 तक, 22 से 23 तक।
हम 2022 में 1 साल के अंदर टारगेट है, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करोगे? नोट करो, ये टारगेट है हमारा 1 साल का। जब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो हम हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि आप आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि मेरे प्रदेश में 25 जिले मैंने जबरन में संगठन बना दिया, बहुत मजबूत संगठन, और मैंने 1000 से ज्यादा मामलों में न्याय खिलाफ लड़ाई करके न्याय दिलाया। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वही बात करते रहे कि हमने 1 मामले में न्याय दिला, 2 मामले बिना संगठन के संघर्ष हो नहीं सकता था। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नोट कर लें, फिर मैं आपको यहाँ आपको बुलाऊंगा कि आप संकल्प लेंगे मेरे साथ कि इसको करके दिखाएं, ठीक है? आजाद समाज पार्टी के लोग भी जो हमारे नेता कर रहे हैं इस बात को नोट कर लें। जो घोषणाएं कर रहा हूं उनको पूरा करके दिखाओगे तो दिखाओगे? बताओ। प्रदेश स्तरीय लिमिट तैयार करते हैं। हमें प्रदेश में 5 ठीक करेगा। आज ऐसे प्रदेश के नेता होने चाहिए जो अपने दम पे प्रदेश की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हैं और अपने संगठन को चलाने। एक नेता से काम नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर आजाद तैयार कर दिया, 5 चंद्रशेखर आजाद तैयार करने पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पे। 1 साल के अंदर ये आपकी जिम्मेदारी है। हर जिले में हमें कम से कम 10 ट्रेनर्स तैयार करने हैं जो कैडर देने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में 10 ट्रेनर मिशन 78 के सहयोग से जो कैडर देने का काम करेंगे। 1 साल का टारगेट है 2023 तक हर जिले में। और कैडर देना सीखिए, पहले कैडर लीजिए फिर देना सीखिए। और जिस दिन आप कैडर को आत्मसात करेंगे उस दिन आप असली मिशनरी बनेंगे। रोजगार से युवाओं को, बहनों को, भाइयों को कैसे जोड़ना है, इसका प्रोग्राम हमें अपने अपने प्रदेश में बनाना पड़ेगा। कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति निकलती है, बेंगलोर निकलता है, तो हमें उसके लिए टीम बना के अपने युवाओं को जागरूक तैयार करना पड़ेगा कि ये भर्ती आई है, आप लोग इसको वो करो, या बिजनेस मॉडल बना के अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना। हमें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय से 1 साल के अंदर तैयार करने, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश जाए। ये सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो मैंने उड़ीसा से सीखा, मैं उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। हमें सभी प्रदेशों में टारगेट बना के जमीन का आंदोलन चलाना है। आप लोग फ्री नोट कर रहे हो राष्ट्रीय करने के लिए, आप इन्हें लाभ कर रहे। कल किसे पूछते करोगे? नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए आज सब लोगों को सबको नोट करना है। आप तो आगे लोग करवाओगे ना, कहाँ से करवाओगे? आपको सामने करवाओगे। हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना है। गौर से सुने, लेना।
SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें सिर्फ डिटेल तैयार करवानी है और जहां नहीं है हम आंदोलन सरकार चला के सरकार से SC, ST, OBC के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना हम रास्ते में करते हैं। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। अब एक दिन का धन्यवाद होकर रह गया था, मुझे मौका था कि जब वो मेरा नंबर आया तब उनका धन्यवाद होगा। मैं अपनी बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ। अगर ये बहुजन मीडिया का हो कितनी अन्यायी घटना दर्ज है, कितनी घटनाएं जो है वो दबा दी जाए, क्योंकि मनु मीडिया कब से आने वाला होने लगा। मैं बहुजन मीडिया के एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महामानव तथा खुद और महापुरुषों पर आप बने रहे। आज आपके यूट्यूब चैनल कल आपका नेशनल चैनल बने, मेरी आपके लिए मुकदमा। लेकिन हमें एक IT सेल भी पूरे देश में तैयार करना है, क्योंकि इनकी पैसे की मीडिया का सामना करने के लिए हमने अपना मीडिया होना चाहिए ना चाहिए, बताओ। बहुजन मीडिया के साथी काम करते हैं, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा या राष्ट्रीय कमेटी या किसी भी प्रदेश कमेटी द्वारा कुछ घंटों में आप तक पहुंचा, बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, और इसी के उसमें हमारे साथी हैं आवेद जी, उनका धन्यवाद देता हूं, जो महाराष्ट्र राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अगर वो यहाँ हो तो खड़े हो जाए। क्या यहाँ है आवेद जी? हाँ, वो अपनी मेहनत की कमाई से हमारा जो है मीडिया की वेबसाइट जो तैयार करा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना अपने मीडिया के अपनी सच्ची बात जाएगी। उस मीडिया में पूरे देश में आने वाले भी आदमी के आंदोलन संघर्षों को जो है ना जगह मिलेगी और समय समय में मेरे यहाँ और साथियों द्वारा कही गई बात आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं उसका बहुत जिम्मेदारी से इनोवेशन करूंगा। मैं आपको सबको सूचना दूंगा बहुत जल्द उसकी। जो सबसे इंपोर्टेंट काम है भीम आर्मी के सामने होगा, हमें सभी प्रदेशों में युद्ध स्तर पर संकल्प लेकर 1 लाख पाठशाला 1 साल के अंदर खोलनी। 1 लाख भीम आर्मी पाठशाला हर स्टेट के अंदर युद्ध स्तर पर तैयारी करके जिला, विधानसभा, मंडल, तहसील के लोगों को जिम्मेदार देंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख पाठशाला पूरे भारत में हमें खोलनी है, टारगेट बना के। हिमाचल में भी खोलनी पाठशाला, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, एक दिल्ली की जो सरकार है जो कहती है कि बाबा साहब का भगत सिंह का फोटो लगाना है। मैंने पढ़ा पंजाब से जो न्यूज आई थी कि 2 लाख शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिर्फ उन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये जो है बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट छीनने वालों का सच। जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखाकर कहते हैं कि हम बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सपनों का वो कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता बाबा साहब के सपने क्या थे। इसलिए एजुकेशन के बिना, क्योंकि ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, जानकारी के बाद हम लोग सवाल करना सीखेंगे। तो 1 लाख पाठशाला खोलने कितने साथी मदद कराएंगे, हाथ में करके बताओ। अच्छा, हाथ खड़े रखना के बाद इतने लोग अगर ईमानदार है तो लोग साथ दे दो ना, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 5 साल। अगर इतने लोग ईमानदारी से तैयार होकर काम करें। आगे सुनो, हमें भी आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है अपने अपने प्रदेश में। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की जिम्मेदारी है
कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन क्यों भी कॉलेज से ज्यादा हम लोग कुछ नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है। और सबसे ज्यादा शोषण जिसका गवाह दिल्ली में है प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिसकी गवाह लखनऊ में है प्रोफेसर रविकांत जी, जो अपमान उन्होंने सहा वो इसलिए सहा क्योंकि वहां भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं। इस भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का योद्धा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा, किसी की मनवाने की हिम्मत नहीं होगी कि किसी अधिकारी कर्मचारी, किसी अध्यापक और किसी बहुजन समाज के बच्चे का अपमान कर सके या उसको हम अभी भी कई लोग होने कगार में हमें इसे बंद करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि हमारे स्टूडेंट फेडरेशन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण काम मिशन